नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। अगर आप बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट लिया हुआ है यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट लिया हुआ है, इंग्लिश सब्जेक्ट में बीए के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? आपके जो है पेपर का क्या नाम है बेटा? मेरे हाथ में सिलेबस है। पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में बेटा? इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ना है। विस्तार से मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो इसी में इंग्लिश प्रोज में बेसिकली जो आपकी कहानियां हैं, इकाई संख्या 1 में तो आपको बेसिकली एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी भारतीय जो एक प्रकार से राइटर्स रहे हैं अंग्रेजी में, उनके बारे में उनका एक सामान्य परिचय देखना है। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, श्री अरबिंदो हैं, राजा राय मतलब कि राजा राय हो गए, भवानी भट्टाचार्य हैं, आर के नारायण हैं, मुल्क राज आनंद, सरोजिनी नायडू, ठीक है, कमला मार्कंडे, ऐसे अर्जुन जोशी, तमाम सारे लोग हैं। तो इनके बारे में आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कथा जो होती है उसके तत्व के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में आपको प्रोज डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो गद्य के तत्व होते हैं बेसिकली डिवाइसेस, जैसे थीम हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, यानी कि क्या दृष्टिकोण है किसी भी गद्य का, किसी भी रचना का, थीम क्या है उसकी, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस पैटर्न कैसा है, इमेजिनरी या फिर जो भी चीजें होती हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है इसलिए मैं इतना डिटेल से आपको पहले समझा रहा हूं, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 में एक टॉपिक मतलब शॉर्ट स्टोरीज आपको पढ़ना है और यहां से क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं और लगभग में 10 नंबर है, 15 नंबर का क्वेश्चंस आपका यहां से आएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी जो है कहानी जिसके लेखक हैं ओ हेनरी, जिनकी विशेषताएं आप हिंदी मतलब अंग्रेजी साहित्य में नहीं बल्कि आप देखते हैं दुनिया के सभी साहित्य में मशहूर कहानीकार रहे हैं, ठीक है। बहुत कम समय तक इनका साहित्य में जो है समय रहा है, बहुत कम जीवन काल रहा है। उसी जीवन काल में बहुत सारी कहानियां लिखी ओ हेनरी साहब ने। ओ हेनरी की एक रचना है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उस रचना का नाम है, क्या नाम है बेटा? उस रचना का नाम है द लास्ट लीफ। लास्ट माने आखिरी, लीफ माने पत्ता। एक आखिरी पत्ते पर पूरी कहानी चल रही है, ठीक है। इसमें कहानी बेसिकली 2-3 पात्र हैं, उन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। अभी मैं पात्रों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। द लास्ट लीफ जो है ये कहानी का नाम है। ये कौन सी कहानी है? शॉर्ट स्टोरी, यानी कि हिंदी में बोले तो इसको लघु कथा कहते हैं, ठीक है। मैं बेसिकली अंग्रेजी का कोई टीचर नहीं हूं, लेकिन आज के बाद में अगर आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपके दिमाग में इतना जरूर छप जाएगा कि शुक्ला गुरुजी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जिसको पढ़ाने में सक्षम ना हो। आपके लिए, आपके कठिन डिमांड पर, आपके बहुत ज्यादा परिश्रम पर, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, कमेंट किया, व्हाट्सएप पर एसएमएस किए, फोन किए, गुरुजी इंग्लिश की क्लास नहीं आई है प्रथम सेमेस्टर की। तो प्रथम सेमेस्टर जो है बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश आपका माइनर में है, मेजर में किसी टाइप का है। अब द लास्ट लीफ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी मैं पूरा विस्तार से यहाँ पर बताऊंगा। लगभग 15 एमसीक्यूज यहाँ से बनने वाले मैंने रखे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको चीजों को समझाऊंगा, यानी कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को बहुत ही एकदम से शॉर्ट पैटर्न में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरी कहानी को समझाऊंगा। ऐसे ही आपकी शॉर्ट स्टोरीज में जैसे एंटोन चेखव की कहानी संकलित है, ठीक है। और इसके अलावा गाय दे मोपासा नाम के एक लेखक है, उनकी कहानी संकलित है द डायमंड नेकलेस, उसके बारे में भी चर्चा करें। यानी 3 कहानियां विदेशियों की और 3 कहानियां भारतीयों की शॉर्ट स्टोरीज में। बेसिकली मुल्क राज आनंद की कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड। आर के नारायण की कहानी है द जो है एस्ट्रोग्राफर्स डे, ठीक है। इसके अलावा और भी विद्वानों की कहानियां, तो उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही प्रोज में आपका जैसे फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज हो गया, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम आपको चर्चा करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को समझाऊंगा। तो ऐसे अगर ये लेक्चर्स आपने बहुत पसंद किया तो इसके बाद में और इसकी सीरीज श्रृंखला चलती रहेगी, ठीक है। इसके नोट्स भी तैयार कर लिए मैंने, पीडीएफ नोट्स इतने जबरदस्त तैयार किए हैं कि आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर संख्या 1 यूनिट नंबर 4 का, ठीक है। ये बात आप ध्यान, ऐसे यूनिट नंबर 1 भी आ जाएगा, परेशान मत। यूनिट नंबर 1 की क्लास भी आ जाएगी, 2 की भी आएगी, इस तरीके से चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले हम ऑथर्स परिचय देखेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने से लग रहा होगा किस तरीके से, कितना जबरदस्त तरीके से मैंने नोट्स तैयार किया है। देखिए ऑथर्स इंट्रोडक्शन, ओ हेनरी, ओ हेनरी नाम के लेखक हैं, इन्हीं का परिचय हमको समझना है। ऑथर्स माने होता है लेखक, इंट्रोडक्शन माने परिचय, यानी लेखक का परिचय। लेखक का नाम क्या है? ओ हेनरी। रचना कौन सी है? रचना का नाम है बेटा द लास्ट लीफ, ठीक है। सबसे पहले हम लेखक के परिचय को समझते हैं कि लेखक के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास चल रही है।
ये पहली क्लास में ले रहा हूं, चूंकि यूनिट नंबर 4 इसलिए मैंने चुना चूंकि वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, इस वजह से मैंने कहा चूंकि शॉर्ट स्टोरीज आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, ओ हेनरी वाज द पेन नेम ऑफ विलियम सिडनी पोर्टर, यानी कि ओ हेनरी का जो वास्तविक नाम है वह क्या था, इनका जो पेन नेम था वो था विलियम सिडनी पोर्टर। इनका क्या नाम है बेटा, विलियम सिडनी पोर्टर इनका वास्तविक नाम है। इनका उपनाम था क्या, ओ हेनरी इनका उपनाम है। जैसे आप हिंदी के लेखकों के नाम आप देखते हैं, ओरिजिनल नाम दूसरे होते हैं और जो कहने वाले नाम होते हैं दूसरे नाम उनके हो जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विलियम सिडनी पोर्टर इनका वास्तविक नाम था। अ फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी एक प्रसिद्ध अमेरिकी लघु कथा के लेखक थे, ठीक है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में ओ हेनरी उपनाम का प्रयोग किया। अब इसी का विस्तार है, इतना इसी का विस्तार मैंने लिख दिया है और इसी नाम से लोकप्रिय हुए साहित्य के जगत में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते इनके बारे में और चर्चा करते। ओ हेनरी कौन थे? He was born on September 11, 1862 in Greensboro, North Carolina, USA। यानी कि he was born on September 11, 1862, यानी इनका जन्म 11 सितंबर 1862 ईस्वी में कहां पर हुआ था? ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलाइना, ठीक है, नॉर्थ कैरोलाइना जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका में पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनमें खेल मतलब इनमें लेखन और अवलोकन की गहरी रुचि थी। अवलोकन माने किसी चीज को बहुत ही डीपली देखते थे, बहुत ही गहराई के साथ ये देखा करते थे। कौन? ओ हेनरी साहब। ही डेड ऑन जून 5, 1910 इन न्यूयॉर्क सिटी, यानी इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई वह 5 जून को हुई थी 1910 ईस्वी में, ठीक है। देखिए, इनका निधन 5 जून 1910 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। कम उम्र में ही इनका निधन हो गया था, लेकिन इतने छोटे से जीवन काल में इन्होंने सैकड़ों कहानियां लिखी, सैकड़ों छोटे जो है जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उसके लिए बेसिकली प्रसिद्ध हैं, ठीक है। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमको बताएं, हाँ गुरुजी मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसे ही पढ़ने में आपको मजा आएगा। आगे मैंने ऐसे नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, सब नोट्स इतना जबरदस्त आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। ओ हेनरी इज बेस्ट नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज, यानी ओ हेनरी की कहानियां अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध रही। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज व्हिच आर फुल ऑफ विट, वर्ड प्ले एंड सरप्राइज एंडिंग्स, यानी इनकी कहानियां जो रही बेटा ये हाजिर जवाबी की, इनके जो कथोपकथन होंगे, एक व्यक्ति कुछ कहेगा उसका तुरंत जो है जवाब आएगा, हाजिर जवाबी के लिए। इसके अलावा शब्दों के खेल के लिए, ठीक है, और अप्रत्याशित अंत यानी कि सरप्राइजिंग एंडिंग। कहानी को पढ़ते समय आपको यह बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसका एंडिंग क्या होगी, यानी सस्पेंस कहानी में हमेशा इनके बना रहता है ओ हेनरी साहब के, ठीक है। इसकी वजह से इनकी कहानी बड़ी प्रसिद्ध हुई। पाठक को उनकी कहानी के अंत तक यह अंदाजा नहीं रहता है कि निष्कर्ष क्या होगा, यही उनकी विशेषता है। और सबसे जबरदस्त विशेषता किसी कहानीकार की यही होती है कि उसकी एंडिंग जो है वो लोगों को पता ना चले। सस्पेंस या निष्कर्ष मतलब हमेशा सस्पेंस बना रहे और आगे चल करके सस्पेंस धीरे धीरे करके वो रिवील होता रहे। ये होता है एक अच्छे लेखक की खासियत, ठीक है। तो ओ हेनरी में ये खासियत विद्यमान थी। आगे देखिए ओ हेनरी के बारे में। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस स्टोरीज इंक्लूड, यानी कि उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां या प्रमुख कहानियां जो हैं उनके बारे में बताने वाला हूं कि उनकी कौन सी प्रसिद्ध कहानी, जो कि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनकी प्रसिद्ध कहानी कौन कौन सी थी, ठीक है। तो आप बड़े आसानी से उनकी कहानियों के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि उनकी कहानियां है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, यानी द गिफ्ट ऑफ द मैजाई, ठीक है, मैजाई कह सकते हैं, द गिफ्ट ऑफ द मैजाई उनकी कहानी है। इसके अलावा द लास्ट लीव जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आज वो कहानी है। और इसके अलावा द रैंसम ऑफ रेड चीफ, द रैंसम ऑफ रेड चीफ कहानी। ये कहानियां इनकी बड़ी फेमस कहानियां आज भी विश्व साहित्य के जगत में, केवल इंग्लिश साहित्य नहीं बल्कि विश्व साहित्य जगत में क्लासिकल कहानियां, एक शास्त्रीय कहानियां के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। ये रहा इनके बारे में थोड़ा परिचय। ये लेखककार मतलब कि कहानीकार के बारे में परिचय मैंने दिया, ओ हेनरी साहब के बारे में हमने समझा। अब हम चर्चा करेंगे द लास्ट लीफ कहानी
में कौन कौन से पात्र हैं, और पात्र के बाद में कहानी का पूरा एक स्ट्रक्चर समझे, कहानी में होता क्या क्या, पूरी घटनाएं क्या क्या है, सब कुछ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। द लास्ट लीफ और ओ हेनरी से आप कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखने वाली परीक्षा हो। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक करके आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की बेटा, हेडिंग डालिएगा कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। तो सबसे पहला जो एक प्रकार से इसमें जो है वो है, उनका नाम है सू। सू की बात की है तो एक कन्या है, एक लड़की है ये। ठीक है, सू इज अ लविंग, केयरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक फ्रेंड। फ्रेंड यानी सू एक प्रेममयी, देखभाल करने वाली और आशावादी एक मित्र है। ठीक है, या किसकी मित्र है? ये मित्र है, आगे चल करके मैं आपको समझाऊंगा ये एक प्रकार से किसके मित्र है। ये मित्र है, आपको मैं बता दूं ये किसकी मित्र है। अगले जो आपके राइटर हैं, मतलब अगले जो इसके हैं, इसके जो मित्र हैं जॉन्सी के मित्र है। ठीक है, जॉन्सी गंभीर रूप से निमोनिया से पीड़ित होती है और उसको ये बार बार समझाती है कि ये जो है आप जो पीड़ित हैं ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सोचती है एक बाहर जो है, जिस घर में रहती है उसके बाहर जो है क्या है, एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ पे पत्ते हैं तमाम सारे, और वो पत्ते चूंकि झड़ रहे होते हैं, ये आभास हो जाता है जॉन्सी को कि पत्ते जो हैं ये जैसे से गिर रहे हैं वैसे से मेरा जीवन का एक एक दिन खत्म हो रहा है, और जब लास्ट पत्ता इसका गिरेगा उसी दिन मेरा भी निकल जाना मुश्किल है, यानी कि मैं भी मर जाऊंगी। इसको लगता है निमोनिया से ग्रसित है, गंभीर निमोनिया है किसको? जॉन्सी को। और विस्तार से जब चीजें होती हैं, लगातार ये चीजें आगे बढ़ती हैं, तो जो सू नाम की लड़की है वो बार बार समझाती है। सू और जॉन्सी सब ये सब चित्रकार हैं। ठीक है, बेसिकली। और एक चित्रकार और आता है बेहरमैन। ठीक है, लास्ट में उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, अभी बताऊंगा। मैं कहानी अगर बता दूंगा तो अभी आपका पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं पूरी कहानी समझा नहीं रहा हूं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। मैंने पूरा नोट्स इसलिए तैयार किया ताकि मैं आपको बहुत ही गहरी और बहुत ही डीपली अंदाज में आपको समझा पाऊं। ठीक है, होता है बेटा, तो सू नाम की जो एक प्रकार से लड़की है, ये एक प्रेममयी, देखभाल करने वाली और आशावादी मित्र है। बार बार जॉन्सी को समझाती रहती कहानी में कि जो है आप पत्ते को क्यों देख करके ऐसे करें, मतलब कि आप अभी बहुत जिंदा आशावादी लड़की है। इसके अलावा शी लुक्स आफ्टर जॉन्सी ड्यूरिंग हर इलनेस विथ पेशेंस एंड डेडिकेशन, यानी वह जॉन्सी की बीमारी के समय धैर्य के साथ और समर्पण से उसकी पूरी देखभाल करती। किसकी? जॉन्सी की देखभाल करती। कौन? सू करती है। जॉन्सी बीमार है, निमोनिया से ग्रसित है। ठीक है, और सू उसकी मित्र जो उसके साथ रहती है वो उसको बार बार समझाती है। शी कीप्स इनकरेजिंग जॉन्सी टू लाइव, वह बार बार क्या करती है? जॉन्सी को जीने के लिए मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है कि तुमको मरने वाली नहीं हो। शोइंग हर होपफुल एटीट्यूड, जो उसके आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। किसके? सू के आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जब वो बार बार जॉन्सी को जीने के लिए मोटिवेट करती है। वो आशावादी है, वो जीवन में आशाएं रखती है कि भाई हम अभी और जिएंगे और जीवन में बहुत कुछ करना है, और उसको भी समझाती है। इसके अलावा इसकी अगली विशेषता है जो सू की, हर रोल रिफ्लेक्ट्स ट्रू फ्रेंडशिप एंड सैक्रिफाइस, यानी कि उसका चरित्र, सू का चरित्र सच्ची मित्रता और त्याग का प्रतीक है। कहने का मतलब यह है कि सू एक ऐसी फ्रेंड है जो अपने आप को जॉन्सी के लिए समर्पित कर देती, मतलब जॉन्सी के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है। वह एक प्रकार से दिन रात उसकी जो है, चाहे मोटिवेशन देना हो, चाहे उसके जो है दवाई की देखभाल करती हो, सब कुछ करती है जॉन्सी। जॉन्सी एक ऐसी महिला मित्र है जो कि उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करती है और बहुत ही बारीकी के साथ उसके मेंटल एंड फिजिकल जो एक प्रकार से उसका दिमाग में जो चल रही चीजें होती है उसको केयरफुली मैनेज करने का काम करती है। जॉन्सी कौन है बेटा? जॉन्सी दूसरी पात्र है इस कहानी की। जॉन्सी इज अ यंग आर्टिस्ट हु फॉल्स सीरियसली इल विथ निमोनिया। वह जॉन्सी जो है एक युवा कलाकार है, एक यंग आर्टिस्ट है, कला बनाती है, जो गंभीर रूप से निमोनिया से पीड़ित हो जाती है। और इसी पीड़ा और दर्द के बीच एक मित्रवत व्यवहार का, मतलब मित्र किस तरीके से मोटिवेट करता है अपनी उस मित्र को, और जो मित्र को मोटिवेट करता है वो लगातार सोचते कि आखिरी पत्ता गिरेगा और तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। और फिर उसके बाद में आएगा बेहरमन। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
She becomes weak not only physically but also mentally, losing hope of survival. वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, कौन, जॉन्सी, शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाती है। उसको आभास हो जाता है कि लास्ट पत्ता गिरेगा, ऐसे मेरे मृत्यु निश्चित है, और जीने की आशा एकदम से वो खो देती है, निमोनिया से इतनी पीड़ित है। शी बिलीव्स दैट विथ द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ, वो सोचती जैसे ये आखिरी पत्ता, द लास्ट लीफ फॉलिंग, जैसे गिरेगा तुरंत हमारी मृत्यु भी निश्चित है। उसको ये आशा हो, उसको एक प्रकार से विश्वास है कि वो पत्ता गिरेगा और मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। हर लाइफ विल आल्सो एंड, उसको ये पता है, सी बिलीव्स, वो विश्वास करती है, दैट विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ, यानी कि जब पत्ता गिरेगा हर लाइफ विल आल्सो एंड, मेरा लाइफ बिल्कुल खत्म। ठीक है, इस तरीके का उसको एकदम से विश्वास है। उसका मानना है कि आखिरी पत्ते के गिरने के साथ ही उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आगे, हर कैरेक्टर्स शोज ह्यूमन वीकनेस। जो जॉन्सी का कैरेक्टर है ये मनुष्य की जो एक प्रकार से वीकनेस पॉइंट है, मनुष्य की जो एक, कभी कभी मनुष्य डर जाता है किसी चीज को लेकर के, मानवीय कमजोरी को दर्शाता है। बट लेकिन also transformation when she regains hope, परंतु अंत में जब वह फिर से जीने की इच्छा करती है तब उसका रूपांतरण भी दिखता है कि वो जीने के लिए लालायित कितनी होती है। जब एक प्रकार से, अभी चर्चा मैं करूंगा किस तरीके से पत्ता धीरे धीरे गिरता है, वो देखती है, परेशान होती है, उसी बीच में क्या होता है पूरी कहानी को ऐसे आपको निचोड़ के रख दूंगा, या आप इससे पहले ऐसी कहानी, और इंग्लिश में तो ऐसी जबरदस्त तरीके से आपने पढ़ा भी नहीं होगा इंग्लिश को। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इंडियन स्टाइल में समझा रहा हूँ, देसी स्टाइल में समझा रहा हूँ, ऐसे ही इंग्लिश पढ़ोगे तबाही मचा दोगे, एकदम सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब तीसरा जो पात्र है इस कहानी का, उसका नाम है बेहरमैन। बेहरमैन की अगर बात की जाए तो, बेहरमैन की अगर बात करें बेटा, इससे पहले बेहरमैन को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मिनट, बेहरमैन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, लाइव क्लास वाले ग्रुप से जुड़ना है, तो तुरंत एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे बाबू? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट से नेम, आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा, प्रथम सेमेस्टर में प्रथम सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। अब की बार अंग्रेजी की क्लास भी मैं करवा रहा हूं, तो आप देखें ये नोट्स जो आपके समझ दिख रहा है, एक ये नोट्स आपको मिल जाएगा 9161 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर के नेम लिख करके भेज दीजिएगा इस नंबर पर। जैसे ही आप इस नंबर पर लिख करके भेजेंगे, जैसे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर लिख करके भेजेंगे, आपको एक ग्रुप से जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या एसएमएस करना है आपको? अपना नाम एसएमएस करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम, सबको लेकर के भेजना है। किस नंबर पर? इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उस स्कैनर पर केवल 100 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी। इसी 100 रुपए फीस में, अब ये सोच रहे गुरु 100 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी, ये क्या है? इसी 100 रुपए फीस में आपको क्या, सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। जैसे 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, किसी किसी में 2 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली अधिकतर विश्वविद्यालय में। इन सभी की तैयारी मात्र और मात्र इसी 100 रुपए में हो जाएगी। ठीक है, इसमें मिलेगा क्या आपको? लाइव क्लास जब भी होगी तो उसकी लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। जैसे क्लास मान लेते हैं आपकी लाइव छूट जाती है तो आप उसकी क्लास जब चाहे तब देख सकते हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पीडीएफ नोट्स की, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी, जिसको आप पढ़ करके आसानी से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। आप सीरीज खरीदें या ना खरीदें, आप इस चीज को अगर पढ़ेंगे तो आप जबरदस्त तरीके से अपना काम कर पाएंगे। अब जैसे द लास्ट लीफ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से कर पाएंगे अगर इस वीडियो को और इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे। वीडियो थोड़ा समय लगता है क्योंकि मैं समझाता हूं, और इसके बाद जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो मात्र 10 मिनट में आप पीडीएफ पढ़ करके अपनी कहानी को समझ लेंगे। ऐसे से तमाम सारी कहानियां जो हैं उनकी लिए पीडीएफ तैयार हो रही है। ठीक है, तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए वैध सिलेबस है, जैसे कि आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सोहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया हो ही गया आपका। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, एमजी पैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जहां जहां पर भी आपको ये पढ़ना है इंग्लिश में या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सभी सब्जेक्ट का पढ़ाया जाता है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिए। तुरंत एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर, और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए, इसमें सब कुछ मिलेगा। इसमें आपके लिए परीक्षा के अंतिम दिनों के लिए मॉडल पेपर भी बनाए जाएंगे, ठीक है, रिवीजन क्लास भी आपके लिए लगवाई जाएगी, ठीक है। क्लास आपकी यूट्यूब पर चलेगी, कोई एप्लीकेशन है लेकिन वहां पर क्लास नहीं होगी, एप्लीकेशन की अभी कोई व्यवस्था मैंने नहीं की है, एप्लीकेशन बनवाया था लेकिन उस पर क्लास नहीं चालू है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्लास होंगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपको विस्तार से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, पीडीएफ नोट सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपको मिलेंगी, सभी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो मात्र 100 रुपए फीस में आपको इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, इसके साथ साथ को करिकुलर जैसे फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन को करिकुलर में शामिल है सभी विश्वविद्यालय में, उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। चलिए तुरंत एसएमएस कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए भैया, तो बेहरमैन के बारे में हमको चर्चा करनी है। बेहरमैन जो है एक तीसरा पात्र है, ये एक पुरुष पात्र है। बेहरमैन इज ओल्ड अनसक्सेसफुल पेंटर, यानी एक ये पुराना, बहुत पुराना और एक ऐसा चित्रकार है जो कि फेमस नहीं है, जिसकी कलाकृति अभी तक प्रसिद्ध नहीं हुई है। वो बहुत परेशान है कि उसकी कलाकृति अभी तक जीवन काल की एक भी उसकी चित्र जो है फेमस नहीं हुआ है, ठीक है। बेहरमैन एक बूढ़ा और असफल चित्रकार है, अनसक्सेसफुल पेंटर हु ड्रीम्स ऑफ क्रिएटिंग अ मास्टरपीस। वो बार बार और जीवन भर लगातार प्रयास करता है कोई ऐसा मास्टरपीस बन जाए, कोई ऐसा चित्र बन जाए जिससे एक प्रकार से वह प्रसिद्ध हो जाए। जीवन भर एक महान कृति बनाने का सपना देखता है और लगातार वो जो है यही करता रहता है। He is gruff and outwardly rough, यानी कि वह बाहर से कठोर और गुस्सैल दिखता है। जो बेहरमैन है बाहर से बहुत कठोर और गुस्सैल दिखता है, क्योंकि वो झंझलाहट है, उसको वो चीजें नहीं प्राप्त कर पा रहा जो उसको चाहिए। लेकिन बट काइंड हार्टेड फॉर्म इनसाइड, यानी उसके जो आंतरिक जीवन है उसके बहुत दयालुता भरी हुई है, लेकिन भीतर से बहुत दयालु और स्नेही है, बहुत प्रेम करने वाला है, लेकिन बाहर से गुस्सैल दिखता है, बाहर से उसके अंदर जो है कठोरता दिखती है, लेकिन आंतरिक मन जो है उसका बहुत ही पवित्र और बहुत ही दयालु और स्नेही स्वभाव का है। He paints the last leaf on the wall in a stormy night to save Johnson's life. जॉन्सी की लाइफ को, जॉन्सी को लाइफ को अगर बचाने वाला कोई था तो ये यही बेहरमैन नाम का व्यक्ति था। ये अंतिम दिन में जब अंतिम पत्ता गिरने वाला होता, स्ट्रीमी नाइट लिखा हुआ, स्ट्रीमी नाइट माने होता है एक तूफानी रात, तो वह तूफानी रात में दीवार पर अंकित पत्ता बनाता है। दीवार पर जो पत्ता बना हुआ है या जो पेड़ में पत्ता लगा हुआ, उस पत्ते वो सोचता कि भाई पत्ता जैसे से गिरता है तो लास्ट पत्ता जब बचता तो ये ऐसा चित्र बना देता है एक पत्ते का कि वह पत्ता कभी गिरे ही ना। और जब जॉन्सी उस पत्ते को देखती है तो उसको लगता कि भी पत्ता गिरा नहीं, यानी हमारा जीवन अभी सिक्योर है, पत्ता नहीं गिरता है। और जॉन्सी को उसका जो मनोविज्ञान है, उसके जो आंतरिक भाव चल रहा है मन में कि भाई साइकोलॉजिकली जो वो एक प्रकार से डिफीट है, उसका जो है उस पर वो विजय प्राप्त करती है, उसको जीत जाती है। वो एक प्रकार से अपने मन को पर काबू करके और देख लेती है कि भाई पत्ता है और अभी मेरे को मृत्यु नहीं आनी है। इस तरीके से ये पत्ता वही सेम वैसा पत्ता बना करके तैयार करता है, ठीक है। वहां तूफानी रात में दीवार पर अंकित पत्ता बनाता है ताकि जॉन्सी का जीवन बचाया जा सके। जब उसको पता चलता है तो वो ऐसा पत्ता बनाता है कि वह पत्ता मास्टरपीस हो जाता है, उसके जीवन की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति बन जाती है, ठीक है, वो रचना। He sacrifice makes him a true hero. इस कहानी का कोई अगर वास्तविक हीरो है तो बेहरमैन है। अपने जीवन का बलिदान दे देता है बेचारा, लेकिन जीवन का बलिदान दे करके एक जीवन को बचा लेता है, वह है बेहरमैन। He gives his life but creates his masterpiece. वो जीवन भर जो नहीं कर सका उसको तो कर लिया, लेकिन अपने जीवन को खो बैठता है। उसका त्याग उसे सच्चा नायक बना देता है। वह अपनी जान गंवाता है लेकिन अपनी महान कृति रचता है, एक ऐसी रचना जो कि एक प्रकार से आज अमर है, मास्टरपीस, द लास्ट लीफ। ओके, समझे? तो इस तरीके से बीच बीच में डॉक्टर भी आता रहता है कहानी की, ठीक है। द डॉक्टर अपीयर्स वेरी फ्लाई बट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जॉन्सीज ट्रीटमेंट। डॉक्टर थोड़े समय के लिए कहानी में आता है, लेकिन जॉन्सी
कि इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका ये डॉक्टर निभाता है। डॉक्टर भी उसको होप देता है, आशा देता है जीने की। ओके, आगे बढ़ते हैं। He informs Sue that Johnsy recovery depends more on her willpower than medicine. वो बताता है डॉक्टर कि वह सू से कहता, सू कौन? जॉन्सी की मित्र। उससे बताता है डॉक्टर कि जॉन्सी का ठीक होना दवाइयों से अधिक उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर वो उसके अंदर ऐसी होप जगा दी जाए कि वो जिंदा रहेगी तो वो बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकती है। इस तरीके से डॉक्टर आता है। The statements give depth to the theme of hope and positive thinking. उसका कथन आशा और सकारात्मक सोच की कहानी की थीम को और गहराई देता है। यानी डॉक्टर जब इस तरीके से सू को बताता है, सू के अंदर और मोटिवेशन आता है और एक आशावादी कहानी के रूप में इस कहानी का मेंशन हम करते हैं। ये थी एक प्रकार से पात्र और चरित्र द लास्ट लीफ। अब कहानी को समझे, कहानी में होता क्या क्या है। समरी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ समझे। पहली, द स्टोरी द लास्ट लीफ इज सेट इन ग्रीन बीच विलेज, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी की कहानी है। द लास्ट लीफ, द स्टोरी यानी कहानी जो है द लास्ट लीफ नाम से सेट, इसका सेट कहाँ यानी कहानी कहाँ की है? न्यूयॉर्क के ग्रीन बीच विलेज में स्थित। ग्रीन बीच एक गांव है, उसी गांव में स्थित न्यूयॉर्क सिटी है। वेयर टू यंग वुमेन, दो एक प्रकार से युवा महिलाएं या दो युवा एक प्रकार से लड़कियां, यहाँ दो युवतियां खास करके सू और जॉन्सी क्या करती हैं? सू एंड जॉन्सी लिव टुगेदर इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, एक छोटे से अपार्टमेंट में एक साथ सू और जॉन्सी रहती हैं। ठीक है, ये दोनों कलाकार हैं यानी दोनों आर्टिस्ट हैं और अपनी कला से जीवन यापन करती हैं, यानी कि अपना जो है जो भरण पोषण है, पेट पालन है वो करती, कमाती खाती हैं। किससे कमाती खाती हैं? अपने कलाकृति बना करके उसको बेचती हैं और उसी से अपना जीवन यापन करती हैं। ठीक है, वन डे जॉन्सी फॉल सीरियसली इल विथ निमोनिया, यानी कि वह एक दिन की बात है। वन डे यानी एक दिन, जॉन्सी फॉल सीरियसली इल विथ निमोनिया, जॉन्सी को गंभीर बीमारी निमोनिया हो जाती है। He becomes hopeless and starts counting the leaves falling from a vine outside her window, और वह पूरी तरह निराश हो जाती है। She becomes hopeless, वह पूरी तरह निराश हो जाती और and starts counting the leaves, और अपने खिड़की के बाहर जो बेल से गिरते पत्ते हैं उन पत्तों को गिनने लगती है और उसको लगता है कि जब सारे पत्ते बेल के खत्म हो जाएंगे तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसे लगता है कि जब बेल का अंतिम पत्ता गिर जाएगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। निमोनिया से इतनी ग्रसित है तो मानसिक रूप से वो पीड़ित भी हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। सू हर क्लोज फ्रेंड, सू जो है जॉन्सी की सबसे घनिष्ठ मित्र है। ट्राइज टू गिव हर होप, वह हर संभव प्रयास करती है एंड इनकरेज हर बट जॉन्सी रिफ्यूज टू लिसन, जॉन्सी का मनोबल बढ़े और उसे उसमें जीवन की आशा जागे ऐसा वो बार बार प्रयास करती है। कौन? सू करती है जॉन्सी को बार बार जीने की इच्छा जगाती है, लेकिन जॉन्सी रिफ्यूज टू लिसन, जॉन्सी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं, उसकी बात को मना कर देती है। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। An old painter named Behrman, बेहरमैन की एंट्री होती कहानी। An old painter Behrman lives in the some buildings, यानी कि उसी इमारत में, जिस इमारत में सू और जॉन्सी अपार्टमेंट में रहती हैं उसी एक अपार्टमेंट में वृद्ध चित्रकार बेरमैन भी रहता है या बेहरमैन भी रहता है। He is poor, वह बहुत गरीब है। And has always dreamed of painting a masterpiece, उसका सपना है, वह जीवन भर सपना देखता है कि वह एक अच्छा पेंटर बन जाए, एक महान रचना बना दे, एक ऐसी मास्टरपीस बनाए जिससे एक प्रकार से पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करे। एक ऐसे मास्टरपीस बनाने को हमेशा सपने में देखता रहता है, वो सोचता रहता है कि ऐसा बनाऊंगा। कहानी आगे बढ़ती है। When Sue tells Behrman about Johnsy, उसी समय जब सू बेरमैन को जॉन्सी की निराशाजनक स्थिति बताती है, सू जॉन्सी की मित्र है, वो बेरमैन से बताती कि सू की ऐसी हालत है। ठीक है, जॉन्सीज हो अबाउट जॉन्सी,
होपलेस कंडीशन, यानी उस जो है निराशाजनक स्थिति बताती है, तब बेहरमैन क्या करता है, ही डिसाइड टू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वह डिसाइड करता है, बेहरमैन एक असाधारण कार्य करने का निश्चय करता है। वो सोचता है आज तक जो जीवन में मैंने कुछ नहीं किया, आज मैं वो चीजों करके दिखाऊंगा। बेहरमैन को ये आभास होता है। ऑन अ स्टॉर्मी नाइट, तूफानी रात में, ऑन अ स्टॉर्मी नाइट, एक तूफानी रात में जब बारिश हो, मतलब कि ओले पड़ रहे हैं, ठंडी का महीना है, पत्ते गिर रहे हैं, when the last leaf is about to fall, जब बेल का अंतिम पत्ता गिरने वाला होता है, बेहरमैन secretly paints a leaf on the wall outside the window। बेहरमैन क्या करता है, तब बेहरमैन जब लास्ट पत्ता गिरने वाला होता है उस बेल के पेड़ का, तब बेहरमैन खिड़की के बाहर दीवार पर एक पत्ता चित्रित कर देता है, एक पत्ता को बनाता है बेल का। यह चित्र इतना वास्तविक लगता है कि कोई भी पहचान नहीं सकता यह असली पत्ता नहीं है। और यही चीज होता है जब जॉन्सी उस पत्ते को देखती है तो उसको लगता है कि यही वास्तविक पत्ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जॉन्सी देखती है, जॉन्सी सीज द लीफ स्टिल क्लीनिंग टू द वाइन एंड रिगेन्स हर विल टू लाइफ। जब जॉन्सी देखती है कि बेल अभी भी अंतिम पत्ता मौजूद है बेल पर, या देखकर उसकी जीवन में फिर से आशा जाग जाती है, उसे विश्वास हो जाता है, सी बिलीव्स इफ द लॉस्ट लीफ हैज सर्वाइवल, विश्वास हो जाता है कि अगर पत्ता तूफान में भी नहीं गिरा तो उसे भी हार नहीं माननी चाहिए। इतने बड़े तूफान में जब पेड़ का पत्ता नहीं अपने जो है आपको छोड़ रहा है, तो मैं अपने जीवन से कैसे भाग सकती हूँ, इस निमोनिया से मैं लड़ूंगी इससे। उसके अंदर मोटिवेशन जागती है, सी टू मस्ट सर्वाइव, वो कहती है कि और हमको और जीना चाहिए, हम और जिएंगे, उसके अंदर मोटिवेशन जाग जाता है। लेटर Later, Sue learns that Behrman had gone out in the storm to paint that leaf। बाद में सू को पता चलता है कि बेरमैन ही वह व्यक्ति था जिसने उस रात तूफान और बारिश में बाहर जाकर के पत्ता बनाया था। तूफान चल, बहुत बड़ा तूफान था, सारे पत्ते गिर रहे थे। उस तूफान में, उस बारिश में, उस भीषण ठंड में बेरमैन जाकर के बाहर उस पत्ते को बनाता है। जब सू को इस बात का पता चलता है, सू जो जब पता चलता है तो उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, एंड ही कॉट निमोनिया एंड डेथ। जब इतने बारिश में, मतलब कि वो इतने ठंड में जो है रहता है पूरी रात, इसी कारण से वह खुद निमोनिया का शिकार हो जाता है। कौन? बेहरमैन निमोनिया का शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो बूढ़ा कलाकार मर जाता है। ये अब देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि बूढ़ा कलाकार मरेगा। कहानी को पढ़ते वक्त आपको बिल्कुल भी यह नहीं लगेगा कि बूढ़ा कलाकार मर जाएगा। यानी इसका आप देखते हैं कि हमेशा इसकी जो वो होती है, क्या नाम है इसका, जो कंक्लूजन है, वो लगातार एक प्रकार से आपको अलग अलग मोड़ पर ले जाता है। ठीक है, thus Berman sacrificed his life to give Johnsy hope and create his masterpiece The Last Leaf। और क्या हुआ, इस प्रकार बेरमैन ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन जॉन्सी को जीवन दान दिया। यही उसका जीवन का सच्चा मास्टरपीस था, द लास्ट लीफ, जो उसने पत्ता बनाया था उस आउटसाइड दीवार। इस तरीके से आपने चीजों को समझा। तो ये स्टोरी हो गई। थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी के मुख्य विषय क्या क्या है, किन किन मुद्दों पर एक कहानी काम करती है। पहला मुद्दा है बाबू इसका, होप एंड फेथ, आशा और विश्वास। कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में कठिन समय में भी हमें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। द लास्ट लीफ में जॉन्सी को आखिरी पत्ते से जीने की प्रेरणा मिलती है कि आखिरी पत्ता अपने पेड़ को नहीं छोड़ा तो मैं क्यों छोड़ दूं। दूसरी संदेश यह है कि सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेसनेस, यानी कि बलिदान और निस्वार्थ भाव दिखता है। बेरमैन का बलिदान इस कहानी का सबसे गहरा पहलू है। उसने अपनी जान देकर के जॉन्सी की जान बचाई, जबकि उसका दूर दूर तक कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, सॉरी, जो इमोर्टली मतलब क्या होता है, अमरता, कला की अमरता। ओ हेनरी दिखाते हैं कि कला केवल सौंदर्य नहीं बल्कि जीवन दान भी दे सकती है। बेरमैन का आखिरी चित्र उसकी महान रचना बनता है और वो अपना जान देकर के एक जान को बचा लेता है। फ्रेंडशिप एंड कंपेन यानी कि मित्रता और करुणा, कंपेजन, मित्रता और करुणा भी दिखती है। सू और जानसी की दोस्ती यह सिखाती है कि सच्चा मित्र सुख और दुख में साथ खड़ा रहता है। अगला संदेश कहानी का जो मुख्य थीम है, लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल, जीवन और मृत्यु का संघर्ष चलता है।
कहानी यह दर्शाती कि मृत्यु समीप आने पर भी आशा इंसान को जीने का हौसला दे सकती है। हमेशा कुछ ना कुछ करने की आशा में आपको रहना चाहिए, हमेशा आपको आशा बनाए रखना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, निराशावादी बिल्कुल भी आपको नहीं होना है, ठीक है। हर चीज कोई भी किसी कठिन परिस्थिति में हो, आप हमेशा सोचिए ये होने वाला है। फीचर्स ऑफ द स्टोरी, कहानी की विशेषताएं समझते हैं। इमोरलिटी मतलब कि कहानी की विशेषता क्या है? इमोशनल इंटेंसिटी, भावात्मक गहराई दिखती है आपको, कहानी पाठक को भीतर तक छू लेती है और मृत्यु, जीवन मृत्यु, त्याग और कला पर विचार करने को मजबूर कर देती है कहानी, ठीक है। तो कहानी यह बेसिकली है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसके अलावा रियलिस्टिक सेटिंग, यथार्थ परक पृष्ठभूमि पर आधारित है कहानी। कहानी न्यूयॉर्क के गरीब कलाकारों के जीवन पर आधारित है जो वास्तविक और सहज प्रतीत होती है, ठीक है। सिंबोलिज्म ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता का प्रतीकात्मक महत्व बताया गया यहाँ पर। पत्ता आशा, जीवन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, ठीक है। जब पत्ता नहीं गिरता तो जॉन सी को लगता है कि अब हमको भी जीवन जीना चाहिए। ट्विस्ट एंडिंग, इसकी जो अप्रत्याशित अंत है कहानी का वो भी बड़ा जबरदस्त दिखता है। पोहेंद्री की कहानियों की तरह इसमें भी अंत में चौंकाने वाला मोड़ आता है, बेहरमैन का बलिदान। बेहरमैन के बलिदान से क्लियर हो जाता है कि भाई कहानी, अगर इनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको ऐसा एंडिंग देते हैं, मजा आ जाता है पढ़ने में। शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल, छोटी कहानी है बट बहुत प्रभावशाली है, संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली। ये लघु कथा छोटी है परंतु गहरा संदेश छोड़ जाती है। शॉर्ट स्टोरी बड़ी छोटी है बट ये जो है एक गहरा इफेक्ट डालती है, एक इम्पैक्ट डाल करके जाती है। डायलॉग डिलीवरी क्या है इसमें? कथोपकथन जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में। देखिए एक कथोपकथन मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। सू टू जॉन्सी, यानी कि सू का जॉन्सी से संवाद हो रहा है। तो सू कहती है, डोंट बी सिली, पागल मत बनो, द लास्ट लीफ विल नॉट फॉल। सू कहती है जॉन्सी से, पागल मत बनो, आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरेगा। क्या कहती है? डोंट बी सिली, द लास्ट लीफ विल नॉट फॉल। इस तरीके से बोलती है। तो ये एक प्रकार से जब ये बोलती है, पागल मत बनो, आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरने वाला, समझाती कौन? सू समझाती किसको? जॉन्सी को। जॉन्सी की रिप्लाई आता है, जॉन्सी कथन। जॉन्सी कहती है, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल गो टू, यानी जब आखिरी पत्ता गिरेगा, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, आई विल गो टू, यानी कि तब मैं भी चली जाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से वो बताते हैं। ये डायलॉग इसमें आप देखते हैं, इस तरीके से डॉक्टर का भी कथन सुन लीजिए। डॉक्टर कहता है, शी हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। उसने निश्चय कर लिया है कि वह ठीक नहीं होगी और उसको हमको यही सिखाना है कि वो ठीक होगी, तभी वह एक प्रकार से आगे बढ़ पाएगी और जीवन जीने की राह में आगे बढ़ेगी। ऐसे ही आगे देखेंगे। सू अबाउट बेहरमैन्स पेंटिंग, सू क्या कहती है बेहरमैन की पेंटिंग्स के बारे में? सू का बेहरमैन की पेंटिंग के बारे में कथन है। सू कहती है, इट इज बेहरमैन्स मास्टरपीस, यानी कि यह बेहरमैन की महान कृति है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फॉल फेल, उसने यह पेंटिंग उसी रात बनाई थी जब आखिरी पत्ता गिर गया था। ये कहती है वो। आहा, कहानी एक ऐसे मोड़ पर, कहानी में आपको एक हैप्पी एंडिंग नहीं दिखती है, कहानी में एक जबरदस्त अप्रत्याशित अंत दिखता है। एक ऐसा अंत दिखता है कहानी का जो अंत भारतीय लेखक नहीं लिखते हैं जल्दी। एम्स ऑफ द स्टोरी, कहानी का उद्देश्य यह दिखाना कि जीवन में आशा और विश्वास बनाए रखना ही असली ताकत होती है। साथ ही साथ में दूसरा उद्देश्य कहानी का यह है बेटा, यह संदेश देना कि निस्वार्थ भाव और त्याग दूसरों को जीवन दान दे सकता है। साथ ही साथ में यह बताना कि कला केवल सुंदरता नहीं बल्कि प्रेरणा और अमरता का स्रोत होती है। ये इसका उद्देश्य रहा है। भाषा और शैली क्या रही कहानी की? सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज, यानी कि सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। पोहिंद्री ने सहज भाषा का प्रयोग किया ताकि भाव पाठकों तक सीधे पहुंचे। इसके अलावा डायलॉग स्टाइल जो है, संवादात्मक शैली जो है, संवादों के माध्यम से पात्रों की मन स्थिति स्पष्ट होती है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। सिंबॉलिक इमेजिनरी, यानी प्रतीकात्मक चित्रण किया है। द लास्ट लीफ को प्रतीक बना करके जीवन का बड़ा संदेश देने का काम किया गया है। इमोशनल एंड आर्टिस्ट एक्सप्रेशन, भावात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति आपको दिखती है। कहानी में भावनाएं कला के रूप में गुथी हुई है या कला के साथ गुथी हुई है, जो पाठक के मन में गहराई तक एक प्रकार से पाठक के मन को आह्लादित कर देती है, उसको छूती है।
कंक्लूजन आप लिख सकते हैं द लास्ट लीफ का। द स्टोरी द लास्ट लीफ ब्यूटीफुली conveys the message of hope, sacrifice, and the power of art। कहानी द लास्ट लीफ आशा, त्याग और कला की शक्ति का अद्भुत संदेश देती है। थ्रू बेहरमैन्स सेल्फलेस एक्ट, बेहरमैन के निस्वार्थ कार्य के माध्यम से ओ हेनरी shows that even the weakest person can become great by saving others। बेहरमैन के निस्वार्थ कार्य के माध्यम से ओ हेनरी यह दर्शाते हैं कि सबसे साधारण व्यक्ति को भी दूसरों का जीवन बचा करके महान बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बचा करके महान बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे कि बेहरमैन बना। तो कहानी दिखाती है। इसके अलावा द लीफ पेंटेड ऑन द वॉल बिकेम अ सिंबल ऑफ फेथ। दीवार पर बनाई गई पत्ती आस्था और साहस का प्रतीक बन जाती है। फेथ एंड करेज, teaching us that true art is not only the create beauty but also to save life। कहते हैं कि यह हम जो हमें यह सिखाती है कलाकृति या रचना कि सच्ची कला केवल सुंदरता रचने में नहीं होती, केवल सुंदर रचना या कोई ऐसी चित्रात्मक कोई बना दे कि बहुत सुंदर रचना है वो, कि बहुत सुंदर स्त्री की कोई फोटो बना दे प्रकृति का, नहीं, बल्कि जीवन बचाने में है। बिल्कुल शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार इसका निष्कर्ष देखें। द लास्ट लीफ मानवता, आशा और निस्वार्थ त्याग का ऐसा संदेश देती है जो साहित्य को जीवन से जोड़ती है और बताती है कि कला का सर्वोच्च लक्ष्य मनुष्य की सेवा करना होता है। ठीक है, अब आइए हम 15 एमसीक्यूज समझ लेते हैं। द लास्ट लीफ की 15 एमसीक्यूज को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विथ हिंदी ट्रांसलेशन। शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार व्याख्या भी इसमें मैनेज करी गई है, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। ये 15 एमसीक्यूज को समझते हैं। आप कहेंगे तो मैं और भी लेक्चर इसके लेकर के मैं बना दूंगा, और भी जो लेक्चर्स आपके जैसे हैं जो भी मुल्क राज आनंद वगैरह के, सबके बारे में चर्चा कर दूंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश को, तो ताकि आपको अच्छा लगे पहले, उसके बाद में बताइएगा। प्रश्न आपका है, हु इज द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। कहानी द लास्ट लीफ के लेखक कौन है? आर के नारायण नहीं है, ओ हेनरी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओ हेनरी इसके लेखक है। ठीक है, लिखिएगा ओ हेनरी विलियम, इनका पूरा नाम क्या है? विलियम सिडनी पोर्टर वास्तविक नाम है। इज फेमस फॉर हिज स्टोरी विद ट्विस्ट एंडिंग, यानी ओ हेनरी विलियम सिडनी पोर्टर इनका वास्तविक नाम है। अपनी अप्रत्याशित अंत वाली कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आपको कहानी के अंदर लिखा हुआ चीजें तो आप उसको पढ़ सकते हैं बाद में, मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। डिटेल में नीचे लिखा हुआ है। प्रश्न है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ की मुख्य थीम क्या है? इसकी मुख्य थीम क्या है बेटा? आशा और त्याग। बिल्कुल, आशा और त्याग, होप एंड सेक्रीफाइस, इसको बयां करती है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। द स्टोरी हाईलाइट्स होप, करेज एंड सेल्फलेस सेक्रीफाइस थ्रू आर्ट। कहानी आशा, साहस और निस्वार्थ त्याग को कला के माध्यम से प्रस्तुत करती है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न हु वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया इज द स्टोरी। कहानी में किसे निमोनिया हुआ था? कहानी में निमोनिया जॉन्सी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन्सी को भी निमोनिया था और उसने जीने की इच्छा खो दी थी। जब ये नोट्स पढ़ेंगे तो उसके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, जॉन्सी की सबसे अच्छी मित्र कौन थी? हु वाज जॉन्सीज बेस्ट फ्रेंड, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था सू। सू इसकी बढ़िया मित्र थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, जॉन्सी गिरते हुए पत्तों के बारे में क्या जो है मानती थी? वो ये मानती थी, क्या मानती थी बेटा? वो मानती थी कि वे जो है उसका जीवन अंतिम पत्ती के साथ समाप्त हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज लास्ट में, ही चीज मैं लिख रखा, तो इसको आप पढ़, ये भी पीडीएफ बच्चों के लिए, पीडीएफ पढ़ने वाले बच्चों के लिए। ठीक है,
हु पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, दीवार पर अंतिम पत्ती किसने बनाई थी? तो बेहरमैन ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पढ़ने से लग रहा होगा बढ़िया तरीके से आपने चीजों को समझा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है 7वां नंबर, व्हाट हैपेंड टू बेहरमैन आफ्टर पेंटिंग द लास्ट लीफ, पत्ती बनाने के बाद बेहरमैन के साथ क्या हुआ? वह एक प्रकार से निमोनिया से ग्रसित होकर के मर जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है। व्हाट डज द लास्ट लीफ सिंबलाइज, अंतिम पत्ती किसका प्रतीक है? धन का बिल्कुल भी नहीं, आशा और विश्वास का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, होप एंड फेथ का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वाज बेहरमैन, बेहरमैन किस प्रकार का चरित्र था? बेहरमैन जो था निस्वार्थ और त्यागी चरित्र है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वो सेल्फलेस एंड सेक्रीफाइसिंग कैरेक्टर्स निभाता है। वृद्ध असफल होने पर भी बेहरमैन अपने त्याग से सच्चा नायक सिद्ध होता है। ये बात ध्यान रखिए। 10वां क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्टोरी टेक प्लेस, कहानी कहाँ घटित होती है? कहानी न्यूयॉर्क सिटी के ग्रीनविच नाम के गांव में घटित होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 11 नंबर प्रश्न है, जो है हु एडवाइज्ड जॉन्सी टू कीप होप एंड फेथ, जॉन्सी को आशा और विश्वास बनाए रखने की सलाह किसने दी थी? किसने दी थी बेटा? सू और डॉक्टर दोनों ने दी थी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बोथ सू एंड डॉक्टर दोनों ने उसको आशा और होप बनाए रखने के लिए बोला। 12 नंबर प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ एंडिंग डज द स्टोरी हैव, कहानी का अंत किस प्रकार का है? कहानी का अंत जो है बेटा ये कैसा है? कहानी का अंत सुखांत बिल्कुल भी नहीं है। कहानी का अंत कैसा है बेटा? विडंबनापूर्ण लेकिन प्रेरणादायक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहरमैन की मृत्यु होती है लेकिन जॉन्सी बच जाती है। अंत दुखांत और प्रेरणादायक दोनों प्रकार का है। 13 नंबर प्रश्न है, व्हिच आर्ट ऑफ शोन एज लाइफ सेविंग इन द स्टोरी, कहानी में कौन सी कला जीवन रक्षक के रूप में दिखाई देती है? तो देती है चित्रकला, पेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न आ चुका है। व्हाट इज द मोरल लेसन ऑफ द स्टोरी, कहानी का नैतिक संदेश क्या है? पैसा ही सब कुछ है? नहीं, सच्ची कला जीवन बचाती है। ऑप्शन नंबर ट्रू आर्ट सेव लाइफ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न, द लास्ट लीफ शीर्षक कैसे उपयुक्त है? यानी हाउ इज द टाइटल द लास्ट लीफ अप्रोसिएट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह पतझड़ का वर्णन भी करता है। नहीं, पतझड़ का वर्णन नहीं करता। इसमें क्या होता है? इसमें यह अंतिम पत्ती के प्रतीकात्मक महत्व को दिखाता है। बिल्कुल, इट शोज द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ द लास्ट लीफ, देन इट रिफर्स टू बेहरमैन्स लास्ट वर्क, यह बेहरमैन की अंतिम रचना को भी दर्शाता है। करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसके। इस तरीके से आप लोगों ने प्रश्नों को समझ लिया। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे? पीडीएफ नोट्स कैसे प्राप्त करेंगे? बेहरमैन वाला है पूरा पीडीएफ नोट, ऐसे ही आपका सब कुछ मिलेगा। 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करना है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में हो। पूरा सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर की फीस मात्र और मात्र 100 रुपए रखी गई है। इसी 100 रुपए में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको इसके अंदर यानी क्यूआर कोड में भेजूंगा। जैसे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, तुरंत आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। इसमें आपको एमसीक्यूज टाइप के मॉडल पेपर, ठीक है, लिखित टाइप के मॉडल पेपर सब कुछ मिलेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन समझा, ये पूरा लास्टली पढ़ाया, इसका मैंने एमसीक्यूज भी आपको दे दिया। यानी एक जबरदस्त तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको बता दिया ये, ठीक है। पूरा द लास्ट लीफ से अब कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो आप कर पाएंगे। केवल अंग्रेजी का ही जो है क्लास नहीं होगी इसमें। अंग्रेजी के साथ साथ 3 मेजर सब्जेक्ट, माइनर और को-करिकुलर, इन चारों 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। अगर आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं तो आपकी मात्र 60 रुपए की सीरीज ही हो जाती है, और 40 रुपए, और आप जो है 5 सब्जेक्ट खरीदें, कम से कम आपका 300 रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन आप अगर हमारे से जुड़ेंगे तो आपको ये सब कुछ मात्र 100 रुपए में ही सारी चीजें मिल जाएंगी, मात्र 100 रुपए फीस में। आप बहुत ही बारीकी के साथ चीजें जान पाएंगे। और पीडीएफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता है या कहीं नहीं मिलता है, तो पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। और कुछ क्लासेस जो मान लेते हैं आपको यूट्यूब पर ना दिखेंगी या फिर नहीं मिल पाती है, वो सब क्लासेस आपको भी वहां पर मिलती हैं जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं। सभी सब जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, सारे सब्जेक्ट क्लास, एंशिएंट हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट क्लासेस होती है आपकी। मनोविज्ञान,
अर्थशास्त्र, सारे सब्जेक्ट क्लास आपकी होगी। तो बिल्कुल आपको कहीं पर घबराना नहीं है, ना किसी से कोई बात जो है किसी प्रकार कोई टेंशन लेना है। आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। मात्र 100 रुपए फीस में सब कुछ आपको मिलेगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ आपको बहुत बारीकी से पढ़ाया जाएगा। शुक्ला एचडी पॉइंट एक ऐसा चैनल जो कि आपके बीए के क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से काम कर रहा है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 मिलियन जल्दी से पूरा करवाइए चैनल को, ठीक है? प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।